क्लास 8 एनसीईआरटी क्लास 8 का है। एनसीईआरटी का पार्ट 1 है बुक का, और ये चैप्टर नंबर 5 है, सार्वभौमिक मताधिकार और भारत की निर्वाचन प्रणाली। इसका आज पार्ट 3 करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग से शुरू करेंगे। एक संक्षिप्त परिचय ले लीजिए। भारत निर्वाचन आयोग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो स्वतंत्र रूप से काम करता है, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं है। ये डिपार्टमेंट स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। याद रखना ये एमसीक्यूज में, कब इसकी स्थापना की गई? 1950। सबसे पहले यही बनाया गया। इसी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव कंडक्ट करवाए 1950 में। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सबके लिए यही चुनाव करवाता है। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए। एग्ज़ाम में आता है चुनाव आयोग के क्या क्या काम हैं, निर्वाचन आयोग के। तो बताओ कि नंबर 1, यह चुनावों की तिथियां तय करता है कि कब चुनाव होने हैं, डेट तय करेगा। दूसरा, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा। बात समझ में आई? तीसरा, आदर्श आचार संहिता लागू करेगा। और चौथा, चुनाव प्रक्रिया की देखरेख भी करेगा। ये भारत का निर्वाचन आयोग का एक मॉडल है। ये देश के स्तर पर है, नेशनल स्तर पर हमारे पास एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 उसके जूनियर होते हैं। जैसे एक यहाँ है, 2 उसके जूनियर हैं। फिर ऐसे ही राज्य या केंद्र स्तर पर भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 ही राज्य चुनाव आयोग हैं, जिसके हेड को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहा जाता है। फिर हर एक राज्य में जिले आते हैं। जिले स्तर पर भी एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, जिसके अंडर में फिर 2 लोग होते हैं। पहला निर्वाचन अधिकारी, जिसे कि हम रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, इसका काम है चुनाव करवाना। और दूसरा होता है निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, जिसको हम इलेक्टोरल रजिस्टर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर मिलते हैं। इसका काम है मतदाता सूची का प्रबंध करना कि कौन कौन हमारे यहाँ वोट डालता है। निर्वाचन प्रक्रिया का प्रबंधन, तैयारी कैसे की जाती है। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसमें निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने के लिए आधुनिक भारत की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है। जैसे जैसे देश बढ़ रहा है, वैसे वैसे निर्वाचन आयोग के सामने नई नई चुनौतियां आ रही हैं। तो वो उन चुनौतियों को ख़त्म करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी निर्वाचन आयोग भी अपनाता है। क्योंकि चुनाव प्रक्रिया बहुत बड़ी है, तो इसके लिए कुशलता से काम करना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर आप अभी के लोकसभा चुनाव ही देख लो, जिसमें ध्यान रखना कि जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं, वैसे ही राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी होते हैं। सभी चुनाव की प्रक्रिया एक जैसी होती है, बस तारीखें अलग अलग होती हैं। इसलिए देश के हर एक कोने में हर वर्ष चुनाव होते ही रहते हैं कहीं ना कहीं, कभी जिला स्तर पर, कभी राज्य स्तर पर, कभी लोकसभा के तो हर 5 साल बाद होते हैं। पूरे देश में चुनाव होते हैं लोकसभा के। तो ध्यान से देखो जरा, लगभग 96.8 करोड़ वोटर लिस्ट है हमारे पास। इसमें हमें 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा के कितने मेंबर चुनने हैं? 543 पूरे देश में चुनने हैं। दिल्ली में से बस 7 चुने जाते हैं लोकसभा के मेंबर। इन 543 में से 7 दिल्ली के हैं बस। बाकी जो बच गए 536 वो पूरे भारत से चुने जाते हैं। लगभग 10 लाख से अधिक मतदाता केंद्र बनाए वोट डालने के लिए 543 सीटों पर। याद करना बहुत आसान है। लोकसभा में कितनी सीटें? 5 से लिख दो, उल्टी गिनती 5 4 3 हो गए, कभी नहीं भूलोगे।
ये प्रक्रिया इतनी बड़ी है कि लोगों को इसमें विद्यालय या आसपास के उन शिक्षकों की पहचान कर जिन्हें चुनाव कार्य में ड्यूटी लगवा दी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये संख्या बहुत बड़ी है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में सहायता के लिए शिक्षकों सहित अनेक लोगों को नियुक्त किया जाता है। लोकसभा में 84 सीटें, कितनी? 84 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं, रिजर्व हैं, और 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए। वो जनजातियां जो उसमें रहती थी जंगलों में, वो अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनके लिए 47 सीटें रिजर्व। बात समझ में आई? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए मतदाता की प्रक्रिया। सबसे पहले जब आप मतदाता केंद्र में जाएंगे 5 साल बाद, तो आपसे पहला अधिकारी मिलेगा। वो मतदाता सूची में आपके नाम और आपकी पहचान की जांच करेगा कि हाँ सही पर्सन आया है वोट डालने। कृष्णा, वो सही व्यक्ति आया है वोट डालने। दूसरा, फिर आएगा दूसरा अधिकारी, वो आपकी उंगली पर स्याही लगाता है और पर्ची देकर उसका हस्ताक्षर ले लेता है, ये लो पर्ची, साइन कर दो। फिर आता है तीसरा अधिकारी, वो आपसे पर्ची लेगा और मतदाता की उंगली की जांच करता है कि पर्ची में नोटा विकल्प भी उपलब्ध रहता है। फिर चौथे आप हैं। आप एक बॉक्स के पीछे जाएंगे जहाँ पर ईवीएम मशीन रखी है और अपने मतदान का एक बटन दबाएंगे। बटन दबाते ही एक साउंड सुनाई देगा, बीप का साउंड सुनाई देगा, और तुरंत ही मशीन में एक वीवीपैट पर्ची दिखाई देगी। एग्ज़ाम में आता है वीवीपैट का फुल फॉर्म, अभी आगे समझ लेंगे हम। हिमाचल प्रदेश में एक श्याम शरण नेगी थे जो 1951 में भी वोट डालने गए और 2017 में भी वोट डालने गए। 100 साल के हो गए थे, 100 साल से वोट डाल रहे हैं। एग्ज़ाम में आता है ईवीएम, जो मशीन में वोट डालते हैं ना, उसका नाम है ईवीएम। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये बात याद रखना, ईवीएम। और दूसरा आता है वीवीपैट। तो वीवीपैट का फुल फॉर्म ये रहा, मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रायल। ऐसे इस प्रणाली का उपयोग नामीबिया और भूटान जैसे देशों में भारत निर्वाचन आयोग की सहायता से इन मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अन्य देशों में भी इस टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया जाता है और अपने देशों में इसे अपनाने के लिए भारत से लोग ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। वीवीपैट क्या है? वीवीपैट मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रायल है। ये एक ऐसी तकनीकी है जो कि मतदाता की वोटर पर्ची निकालती है, जिससे मतदाता ये जान लेता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक वोट जो उसने अभी बटन दबाया है वो सही से दर्ज हो पाया है या नहीं। यह पर्ची विवाद की स्थिति में सत्यापन और पुनः गणना के लिए बैकअप प्रमाण के रूप में उपलब्ध रहती है। विशेषतः उस स्थिति में जब इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में कोई गलती आ जाए, तो हम इस प्रक्रिया के माध्यम से जांच सकते हैं। आचार संहिता। आचार संहिता क्या होता है? आचार संहिता का पालन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किया जाता है। इसमें नेताओं और राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को क्या करना है और क्या नहीं करना, इसकी साफ साफ लिस्ट तैयार की जाती है। इसका अनुसरण सभी को करना आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल, आचार संहिता में क्या कहा गया है? सभी प्रत्याशियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे संयम का परिचय दें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्वाचन शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है या नहीं। दूसरा, मतदाताओं को वोट के बदले उपहार देना बहुत दंडनीय अपराध है। तीसरा, सरकार में रहते हुए किसी भी राजनीतिक दल के कुछ नियमों का पालन अनिवार्य होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि चुनाव के दौरान सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों का उपयोग चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए तो नहीं किया जा रहा। उदाहरण के तौर पर, चुनाव के दौरान कोई ऐसी नई योजना या परियोजनाएं घोषित नहीं की जा सकती जो मतदाता को प्रभावित करें। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ शिकायतें दर्ज की गई थी निर्वाचन आयोग द्वारा। पहला, एक प्रत्याशी द्वारा महिलाओं को साड़ियाँ बांटना और घरेलू उपकरण बांटना।
ये गलत था। एक दल के प्रत्याशी द्वारा दूसरे दल के प्रत्याशी को आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करना, या सरकारी अधिकारी का जो सत्ता में है उसी के लिए वोट मार्च करवाना, तो ये भी गलत है। चौथा, चेकिंग के दौरान एक कैंडिडेट की, जो नेता खड़ा है ना, एक कैंडिडेट की गाड़ी से 100 500 के बंडल की गड्डियाँ प्राप्त होना। इसका क्या मतलब समझते हो कि ये किसी को पैसे देने जा रहा होगा कि नहीं? इसे भी अनदेखा ना करें। ऐसी आचार संहिता 1950 में बिल्कुल नहीं थी। 1960 में इसे केरल में अपनाया गया, जिसे उस समय प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा अपनी इच्छा से अपना लिया गया था। हाँ, ये तुम सही कह रहे हो, हम ये बात मानेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने कहा, इन्होंने माना। 1962 के आम चुनाव के दौरान इसे राजनीतिक दलों के बीच प्रसारित किया गया, और 1991 में, डेट याद रखना, 1991 में, ये डेट याद रखना, इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने लगा चुनाव आयोग। अब से इसे भी अनदेखा ना करें। एक TN सेशन थे, 1990 में ये निर्वाचन आयोग के हेड बने। इस निर्वाचन आयोग के हेड बने। उन्होंने स्वतंत्र और उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, पूरे डिपार्टमेंट के हेड थे ये, मुख्य निर्वाचन आयोग थे। इन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावों में सुधार किए। इन सुधारों में शामिल है चुनाव प्रचार करना, अभियान चलाने के लिए सुस्पष्ट नियमों का पालन करना। और भी इन्होंने सुधार किया कि कोई गलत वोटिंग ना करे, इसको समाप्त करो। मतदाताओं के जो परिचय पत्र है और प्रत्याशी द्वारा चुनाव पर व्यय की गई जो राशि है उसकी कड़ी चौकसी करना। ध्यान से देखो कौन सा आदमी कितना खर्च कर रहा है चुनाव पर। TN सेशन ने मतदाताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कठोर प्रयास किए, और प्राय उन्हें आज हम ऐसे अधिकारी के रूप में याद करते हैं जिन्होंने भारतीय चुनाव आयोग को एकदम से सही बना दिया। क्या नाम है इनका? TN सेशन। ये कब के समय पर हैं? 1990 के टाइम पर। बढ़िया है कि नहीं? ये रहे। अभी तक हम लोग जानते नहीं थे इनके बारे में, TN सेशन के बारे में। आप इस क्षेत्र में रहते हैं, दिल्ली में गोंडा में ये विधानसभा है। बताओ इसमें अगले चुनाव कब होने वाले हैं? 2029 में। क्या ये राज्य स्तर का है? हाँ, ये दिल्ली का चुनाव होने वाला है। भारत में चुनाव प्रक्रिया को समझना, एक संक्षिप्त अवलोकन। यहाँ से लोकसभा पूरे देश के लिए चुनाव होता है, राज्यसभा राज्य के लिए चुनाव होते हैं, राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव, दोनों समझेंगे इसमें। भारत में चुनावों को प्राय प्रजातंत्र के पर्व के रूप में माना जाता है कि त्यौहार आ गया लोगों का। ऐसा समय जब नागरिक प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष और उत्तरदायी रूप से करते हैं। हम जानते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली लागू है। संसदीय प्रणाली समझते हैं? इसमें विभिन्न स्तरों पर लोकसभा होती है देश के लिए, और राज्य विधानसभाएं होती हैं राज्यों के लिए। फिर आते हैं स्थानीय निकायों के चुनाव में भाग लेते रहते हैं। 3 तरह के चुनाव होते हैं, लोकसभा के, राज्य उसके, विधानसभाओं के और स्थानीय निकायों के, जिसमें हम सरपंच वगैरह चुनते हैं। लोकसभा निर्वाचन के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। लोकसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं हमारे पास? 543। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को, जो नेता चुनते हैं लोकसभा में, हम उनको क्या बुलाते हैं? सांसद। जबकि राज्य की विधानसभाओं के लिए जो लोग चुने जाते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? विधायक। तो बताओ, देश के लिए चुना गया सांसद और राज्य के लिए चुना गया विधायक। बताओ, सांसद बड़ा कि विधायक बड़ा? सांसद बड़ा। बहुत बढ़िया। जो सबसे आगे वह जीता। फर्स्ट पास द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली का हम उपयोग करते हैं। जो पहले खंबा छूले वही जीता। रेस लगाओ, भागो, जो पहले खंबा छूले वही जीता। इस प्रणाली का हम प्रयोग करते हैं। जो सबसे आगे
वह जीता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जिसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी विजयी होता है। इसका सीधा सा है, एक क्षेत्र में तुम 15-20 लोग जितने भी हैं कैंडिडेट अलग अलग पार्टियों के सब खड़े हो जाओ, जो जीता, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीता माना जाएगा। इसका तात्पर्य है कि कोई प्रत्याशी कुल मतदाताओं का 50% मत प्राप्त किए बिना भी जीत सकता है। उदाहरण के लिए गुरमीत 32 में से केवल 12 वोट पाकर जीत गई थी। याद है आपको, गुरमीत जीत गई थी ना, हमने कहानी सुनी थी। 32 में से बस 12 वोट। ज़रा ध्यान दो, 33 के 32 ही समझ लो। अगर 32 का भी आधा करें तो 16 ही तो हुए। इसे तो 16 से भी कम वोट मिले हैं, मतलब इसे तो आधे से कम लोग पसंद करते हैं, इसे तो 12 ही वोट मिले हैं, तब भी वह जीती हुई मानी जा रही है। विधानसभा के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। विधानसभा को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे विधानसभा और नियम सभा। आपके राज्य में से क्या कहा जाता है? हमारे राज्य में तो इसे विधानसभा ही कहते हैं ना, गोंडा विधानसभा ऐसे करके। मतदाता की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। हमने वोट डाल दिए, अब सरकार बनेगी। लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल या गठबंधन राष्ट्रीय सरकार का गठन करता है। अगर सबको बराबर बराबर सीटें मिल गई, मान के चलो, तो बताओ सरकार कौन बना पाएगा? कोई भी नहीं। या किसी को अगर आधे से ज़्यादा सीटें नहीं मिली सरकार में, तो सरकार कौन बना पाएगा? कोई भी नहीं। मतलब 543 में से कम आधी तो चाहिए, 275 कम से कम इतनी तो सीटें चाहिए, तभी तो सरकार बन पाएगा। और मान लो 10-12 पार्टियां खड़ी हैं, इनमें से किसी को 275 नहीं मिले, किसी को 100 मिले, किसी को 150, किसी को 50, किसी को 80, किसी को 90, किसी को 275 नहीं मिले। तो ऐसे केस में कई 3-4 पार्टियां मिलकर एक साथ ग्रुप बना लेंगी, जिन सब के मिलाकर वोट आधे से ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसी सरकार को गठबंधन की सरकार कहेंगे। और अगर एक ही पार्टी को 275 से ज़्यादा सीटें मिल गई, तो वो अकेली पार्टी सरकार बनाएगी और से तो मतलब ही नहीं रखेगी। तो ऐसी सरकार को हम बोलते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार। दोनों समझ में आ गया? पूर्ण बहुमत की सरकार और गठबंधन की सरकार। सामान्यतः बहुमत का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। जिसके पास ज़्यादा सीटें, उसी पार्टी का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। इसी प्रकार राज्य स्तर पर बहुमत प्राप्त करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। ये हमने कल ही सीख लिया था। गठबंधन क्या? 2 या 2 से अधिक दलों का साथ मिलकर काम करना ही तो गठबंधन कहलाता है। अभी सीखा है। सांसद और विधायक में क्या अंतर होता है? क्या तुम बता सकते हो कि सांसद और विधायक में क्या अंतर होता है? सांसद जो लोकसभा में चुना जाता है, विधायक जो राज्य की विधानसभाओं में चुना जाता है। सांसद हमारा प्रतिनिधि संसद में करते हैं। सांसद लोग कहाँ बैठते हैं? संसद में। जबकि विधायक हर एक राज्य की विधानसभा में बैठता है। दोनों को चुनाव के माध्यम से चुना जाता है, किंतु ये शासन के अलग अलग स्टेज पर काम करते हैं। सांसद पूरे देश के लिए कानून बनाता है, विधायक अपने राज्य के लिए कानून बनाता है। यदि कोई दल या गठबंधन लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है, तो वह केंद्र सरकार का गठन करता है और उसका व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। सांसद वाला कौन बनता है? अपना प्रधानमंत्री बनाएगा। और विधानसभा विधायक अपना क्या बनाएगा? वो मुख्यमंत्री बनाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन व्यवस्था का एक भाग है। राज्य निर्वाचन आयोग, अब हम राज्य में आ रहे हैं। हर एक राज्य का अपने निर्वाचन आयोग होता है कि नहीं? राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन व्यवस्था का एक भाग है। यह न केवल लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि छोटे छोटे स्थानीय चुनावों में भी महत्वपूर्ण चुनाव कराने के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। छोटे छोटे चुनावों में भी यह इन मामलों में भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से काम करता है। और इसको कौन कंट्रोल में करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा लोगों का प्रत्यक्ष चुनाव संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान यहाँ भी प्रासंगिक हैं। यहाँ भी 18 साल से ऊपर के लोग वोट देते हैं। यहाँ भी चुनाव निष्पक्ष रूप से होने चाहिए। यहाँ भी जैसे लोकसभा में सांसद चुनने की प्रक्रिया है, वैसे यहाँ पर भी एक प्रक्रिया है। ऐसे
यहाँ पर भी ऐसे ही मतदान होते हैं जैसे कि अभी हमने किए थे, 3 अधिकारियों ने हमारा मतदान किया था, सेम ऐसे यहाँ पर भी होता है। राज्यसभा के लिए चुनाव। अब संसद में 2 पार्टियाँ, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब राज्यसभा में लोग कहाँ से आएंगे, समझना। राज्यसभा के निर्वाचित प्रत्याशियों को भी सांसद या संसद सदस्य कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP, किंतु उन्हें अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है। लोकसभा के लोगों को तो हम चुनते हैं, राज्यसभा के लोगों को हम नहीं चुनते। आइए सूर्योदय उदाहरण, विद्यालय का उदाहरण लें दोबारा से। कल्पना कीजिए कि विद्यालय स्तर पर एक विशेष परिषद निर्मित की जा रही है। विद्यालय के स्तर पर एक कमेटी बनाई जा रही है। यदि इस परिषद के सदस्य कक्षा प्रतिनिधि द्वारा चुने जाते हैं तब यह अप्रत्यक्ष चुनाव है। अगर इस कमेटी के मेंबर आप लोग नहीं चुन रहे हैं, आप लोगों ने जो मेंबर चुने हैं ना, गुरमित बताएगी, आप चले जाओ, दूसरा बच्चा आप चले जाओ, तीसरे आप चले जाओ क्लास में। समझ में आया कि नहीं? पूरे 33 बच्चों की, 33 बच्चों की क्लास में से बात समझ में आया? ये लोग चले जाएंगे और जाके कहाँ जाओ, ये जो नई डिपार्टमेंट, नया जो कमेटी बनाई जा रही है उस कमेटी के सदस्य बन जाओ जाके। क्या इन लोगों को आपने चुना? नहीं, इन लोगों को आपके द्वारा चुने गए उम्मीदवार ने चुना। गुरमीत को तो आपने ही चुना, इसको किसके ने? गुरमीत ने चुना, मतलब इसको आपने नहीं चुना, आपके द्वारा चुने गए उम्मीदवार ने चुना, इसलिए हम इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन गुरमीत को तो आपने चुना, इससे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। जिससे आप चुन रहे हैं प्रत्यक्ष, जिसे आपके द्वारा चुने गए मेंबर चुन रहे हैं अप्रत्यक्ष। राज्यसभा के लिए 245 सदस्यों में से 233 को राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों के रूप में चुना जाता है। अब जो राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? 245। कितने हैं? 245। इनमें से 233 को तो कहाँ से ले आया जाएगा? वहीं राज्यों से, हर एक राज्यों से ले लो, 10-10, 12-12, 15-15, 20-20। और इन्हें कौन चुनेगा? वहाँ के लोग नहीं, विधानसभा के मेंबर। विधानसभा में तो हमने पहुँचाए हैं अभी, तो विधानसभा के मेंबर ने चुन लिया लोगों को, अपनी सरकार के, अपने इम्पोर्टेंट लोगों को। और 245 में से 233 पहुँचा दिए केंद्र सरकार में। समझ में आ रहा है? जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अभी भी मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य कौन चुनता है? राष्ट्रपति। प्रत्येक राज्य की उनकी जनसंख्या के अनुसार राज्यसभा में अलग अलग सीटें हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर राज्यों की सीटें, अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पर राज्यों की सीटें भी ज़्यादा हैं। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या कम है तो वहाँ पर राज्यसभा की सीटें भी कम हैं। ज़्यादा जनसंख्या है तो ज़्यादा लोग आएंगे पार्लियामेंट में। राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम राज्यसभा को? स्थायी सदन, जिसे हम कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में इनके लिए 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का? 6 साल का। और लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का? 5 साल का। याद रखना, बहुत MCQ है इसमें। लेकिन इसमें क्या होता है, हर 2 साल में, राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 मेंबर को हटा देते हैं। मतलब 80 मेंबर हर साल रिटायर होंगे, हर 2 साल बाद। ये हट गए, दूसरे आएंगे, फिर जो दूसरे आएंगे वो बने रहेंगे और बाकी के 80 फिर हट गए, दूसरे नए आ गए, फिर जो बच गए 80 फिर वो हट गए अगली बार, फिर बाकी के नए आ गए, तो जो पहले आए थे अब फिर वो हट गए। ऐसे चलता जाएगा ये। 80 मेंबर हर 2 साल बाद हटेंगे। 80 मतलब 1/3 मेंबर। यद्यपि मतदान प्रक्रिया में अंतर होता है। इसमें हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ध्यान समझना, एक हमारे पास फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली थी और इसमें अप्रत्यक्ष तौर पर हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग करते हैं। यह एक विशेष विधि है जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि छोटे राज्यों को भी राज्यसभा में समुचित प्रतिनिधि मिले। आप इस कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से अगली क्लास में समझेंगे। ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। विधायक अप्रत्यक्ष निर्वाचन में मतदान करते हैं।
243 राज्य के सदस्यों का चुनाव करते हैं और भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कहाँ पर? राज्यसभा में। समझ में आया? राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं और राष्ट्रपति 12 लोगों को इसमें नामित करता है। राष्ट्रपति कितने लोगों को पहुंचाता है इसमें? 12 लोगों को। सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर। जैसे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ पर राज्यसभा से ज़्यादा लोग आएंगे। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। समझ में आया? विधायक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदान करते हैं, जिससे कि प्रत्याशी को वरीयता के अनुसार क्रम देते हैं। अब आता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। हम नहीं चुनते, अपितु एक निर्वाचन मंडल का गठन कर सरकार चुनाव संपन्न करवाती है। इनमें कौन कौन शामिल होते हैं? ध्यान रखना, सदन के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ये मिलकर चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है कि नहीं? यस सर। भारत के प्रत्येक राज्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य मिलते हैं। इसमें भारत आता है। भारत का हर एक राज्य भी 28 राज्य शामिल होते हैं और दिल्ली और पांडिचेरी, इन दोनों के ये दोनों भी आते हैं। इस चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का पालन किया जाता है। क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधि करता है, इसलिए यह पद्धति केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का सहयोग लेती है। मतदाता और मतदान और मतगणना के लिए नियम बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हम इस पर विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है, हम बाद में जानेंगे। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में महत्वपूर्ण निम्नलिखित समूह सम्मिलित नहीं होते। कौन कौन? वो 12 लोग जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में, वो शामिल नहीं होते राष्ट्रपति के चुनाव में। वरना तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हम तुम्हें शामिल कर देंगे राज्यसभा में, तुम बदले में हमें ही वोट दे देना, हो जाएगा कि नहीं? इसलिए ये 12 लोग नहीं आते। राज्य विधानसभाओं में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो नहीं आते। द्विसदनात्मक विधानमंडलों में विधान परिषदों के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। तो ये सारे पॉइंट्स तुम्हें याद करने हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित हो सके कि केवल प्रत्यक्ष रूप से जो हमने नेता चुने हैं वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करें। इससे लोकतांत्रिक रूप बना रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति को जनता की इच्छा का प्रतिनिधि माना जाता है, अप्रत्यक्ष किंतु सार्थक रूप से। समझ में आ गया? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव भी एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें भी संसद के दोनों सदन निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। इसमें सब शामिल होते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। जिन्होंने राष्ट्रपति को चुनाव में भाग नहीं लिया वो इसमें भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इसका राज्यसभा का हेड होता है। यदि किसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल को ना चला पाए या राष्ट्रपति बीच में मर जाए या किसी कारणवश राष्ट्रपति अपने काम ना संभाल पाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है। समझ में आया? भारत की निर्वाचन प्रणाली को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु सभी प्रणालियों की तरह यहाँ भी कुछ चुनौतियों का सामना हमें आज भी करना पड़ता है। चुनावों में बहुत ज़्यादा धन खर्च होता है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेता खड़े हो जाते हैं, जो पहले अपराधी मवाली रहते थे वो। उल्लेखनीय संख्या और मतदाताओं की उदासीनता कि मतदाता वोट करने ही नहीं जाते,
जैसी हमारी समस्या लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा मानी जाती है। जो लोग वोट करने नहीं जाते, ये गलत बात है। भविष्य लेखों को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती रहती है कि भारत का भविष्य कैसा होगा अगर वोट ही करने नहीं जा रहे। तो सोचो, एक टाइम को सब लोग मना करें हमें नहीं देना वोट, तो हमें तो लोकतंत्र की व्यवस्था ठप रह जाएगी बिल्कुल। आगे बढ़ने का मार्ग मतदाताओं को उस जानकारी आसक्त कराने पर जिससे विचारशील उत्तरदायी चुनाव करने के लिए आवश्यकता होती है। मीडिया, शिक्षा, जागरूक अभियानों को मिलकर लोग विशेषकर युवाओं को समझने में सहयोग करना चाहिए कि सोच समझकर मतदान करना क्यों जरूरी है। एक जागरूक और सतर्क मतदाता लोकतांत्रिक प्रणाली की सबसे शक्तिशाली सुरक्षा है। यह सही प्रश्न पूछने से आरंभ होती है और उत्तरदायी मतदान करने पर समाप्त होती है। और ऐसे करके आपका चैप्टर का भी एंड हो गया। इसे आप घर से पढ़ लेना, अभी टाइम नहीं है अब। और अब प्रश्नों का उत्तर, कल मैं इसके सारे प्रश्न पूछूंगा आपसे 9, याद करके आओ। इसके क्वेश्चन आंसर डिटेल सेंड करता हूँ मैं अभी।